ये है दिल्ली दर्पण। कोई दिन रात मेहनत करे, 10-15 घंटे लगातार कम से कम 10 महीने तक पढ़ाई करे, तब जाकर के उसके रैंक बनाएंगे, तब इतने मार्क्स आ सकते हैं। कि उस एक ऐसा सेंटर है, हरियाणा में एक सेंटर है जहाँ पर 8 स्टूडेंट्स हैं, उनकी रैंक बनाई है। एक ही सेंटर से 8 स्टूडेंट्स के 720 नंबर लाना, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। कि हरियाणा में रहते हुए, एक ही कमरे में रहते हुए तो पढ़ते होंगे, बहुत ज़्यादा वो मेहनत करने वाले भी हो गए और उनका सीरियल नंबर भी मैच हो रहा है और सबके मार्क्स भी 720 आ गए। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? और जो स्टूडेंट है, आप उनसे ज़रा सवाल कीजिए जो 1-2 नंबर से रहेंगे, जो 10 नंबर से रहेंगे। आप ग्रेस मार्क्स में 15 मिनट के डिले में आप 60-60, 70-70 मार्क्स दे दोगे। तो पेपर लीक भी हो सकता है, मतलब ये तो हम सोच ही रहे हैं। अगर एग्ज़ाम डेट के 24 दिन पहले तक अगर वो खुला हुआ है तो क्वेश्चन मार्क फिर यहाँ पर है। क्यों खुला हुआ है? किसको फेवर करने के लिए खुला हुआ है? मतलब लास्ट समय तक किसको मौका दे रहे हो? क्या वो वही स्टूडेंट्स हैं? नमस्कार, आप देख रहे दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। दर्शकों, देश में 12वीं करने के बाद लाखों की संख्या में बच्चे अपने करियर को लेके कई प्रकार के टेस्ट देते हैं। उनमें से एक है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, नीट और जेईई। कुछ ऐसे इतने कठिन एग्जाम्स हैं जो प्री मेडिकल से पहले जो होने वाली परीक्षाएं होती है, देश भर में परीक्षा कंडक्ट की जाती है, जिसके लिए बच्चे कोटा जैसी जगहों पे जाके सालों साल तैयारी करते हैं। और इस साल नीट की परीक्षाओं में कुछ ऐसे दृश्य देखने को मिल रहे हैं जिससे सब अचंभित है। घटना कुछ इस प्रकार का है कि देश भर में AIR ऑल इंडिया रैंक एक पाना बहुत मुश्किल है नीट के एग्जाम्स में। और इस साल पिछले सालों के मुकाबले कई बच्चों के पास AIR रैंक जो है एक आई है। और इसी बीच हम बात करने पहुंचे हैं एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराने वाले, चाहे बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक नवीन जी के पास। इन सब घटनाओं को लेकर आज इनसे बात करेंगे। जितने सवाल आप लोगों के अंदर है नीट की इस परीक्षा को लेकर, इस धांधली को लेकर, इनसे बात करेंगे और इनके अपने जो राय है वो आपको जनवाएंगे। मतलब पिछले साल कोई 2 स्टूडेंट थे जिसके 720 नंबर आए थे। उससे पिछले साल कोई एक स्टूडेंट था जिसके 720 आए थे। और इस बार, जो कि अपने आप में बहुत ही टफ होता है, मतलब कि कोई दिन रात मेहनत करे, 10-15 घंटे लगातार कम से कम 10 महीने तक पढ़ाई करे, तब जाकर के उसके रैंक बनाएंगे, तब इतने मार्क्स आ सकते हैं। और इस बार क्या हुआ है, 67 स्टूडेंट्स के 720 मार्क्स आए हैं, जो कि ये विश्वसनीय नहीं है। मतलब इस पे विश्वास नहीं किया, क्योंकि हमारा जो पिछला इतिहास दिखाता है कि इतने मार्क्स लाना, कि इतने तो कभी 10 भी क्रॉस नहीं हुआ ना कभी। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि एकदम से ही 67 स्टूडेंट्स के 720 मार्क्स आए। तो इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि आखिर में इतने सारे स्टूडेंट्स के एक ही बार में कैसे मार्क्स आ सकते हैं? क्या ऐसा हुआ कि एकदम से बच्चे एकदम से इंटेलिजेंट हो गए, या फिर ऐसा हुआ कि पेपर बहुत ही आसान आ गया? तो ऐसा नहीं हुआ। अगर हम पुराने पेपर को एनालिसिस करते हैं तो डिफिकल्टी लेवल ऑलमोस्ट पिछले 2-3 साल से सिमिलर ही था। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि या तो पेपर बहुत आसान आ गया इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स के इतने मार्क्स आ गए, या फिर बच्चे एकदम से इंटेलिजेंट हो गए। दोनों पॉसिबल बातों के ऊपर हम सोचें तो दोनों ही पॉसिबल नहीं है। अच्छा, तो सर जैसे कहा जा रहा है कि 14 लाख बच्चों ने अपीयर किया एग्जाम में, तो उसमें 67 स्टूडेंट्स अगर 1 रैंक लेके आ रहे हैं, तो इसमें इतना क्यों लोग अचंभित हो रहे हैं? इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई? अचंभित ये हो रहे हैं कि क्योंकि पिछले साल ऐसा नहीं हुआ है कभी कि कभी 2 स्टूडेंट्स के 720 आए हैं, कभी 1 स्टूडेंट्स के 720 आए हैं, लेकिन इस बार 67 स्टूडेंट्स के 720 आए। मतलब इतना बड़ा डिफरेंस तो हो ही नहीं सकता ना। अगर मान लीजिए हो भी गया, मतलब एक पल के लिए मान लेते हैं कि कोइंसिडेंस हो जाते हैं लाइफ में, तो लेट्स से कि ये हो गया है, तो और रिजल्ट को अगर हम देखें, जैसे
बहुत सारे ऐसे ट्रेंड चल रहे हैं, आप तस्वीर बोलोगे तो मैं दिखा दूंगा कि उस एक ऐसा सेंटर है, हरियाणा में एक सेंटर है जहाँ पर 8 स्टूडेंट्स हैं, उनकी रैंक 1 आई है। एक ही सेंटर से 8 स्टूडेंट्स के 720 नंबर लाना, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है कि एक ही सेंटर से कैसे हो सकता है। तो बच्चे ज्यादा पढ़ने वाले होंगे यदि आप एक सेंटर की बात उठा रहे हैं, 8 बच्चों की एयर और ऑल इंडियन रैंक 1 आई है, तो वहां के हो सकता है बच्चों ने बहुत मेहनत करी हो, बच्चे ज्यादा पढ़ने वाले हैं। तो क्या सिर्फ हरियाणा में ही बच्चे ज़्यादा पढ़ने वाले हैं? दिल्ली में ज़्यादा पढ़ने वाले नहीं है, बिहार में पढ़ने वाले नहीं है, गुजरात में पढ़ने वाले नहीं है। सिर्फ हरियाणा में ही ऐसा क्यों हुआ कि एक ही जगह से 8 स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा पढ़ने वाले मिल गए और उनका सीरियल नंबर भी मैच हो गया, भाई बहन लग रहे हैं सब के सब। उनका जो सीरियल नंबर है वो एग्जैक्टली जितने भी डिजिट्स का होता है, 7-8 डिजिट्स का होता है, स्टार्टिंग के 5-6 डिजिट्स मैच हो रहे हैं। तो इतने सगे वाले वो कैसे हो गए कि हरियाणा में रहते हुए एक ही कमरे में रहते होते पढ़ते होंगे, बहुत ज़्यादा वो मेहनत करने वाले भी हो गए और उनका सीरियल नंबर भी मैच हो रहा है और सबके मार्क्स भी 720 आ गए। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? ये वाली बात बिहार में क्यों नहीं हुआ? यही वाली बात गुजरात में क्यों नहीं हुआ? राजस्थान, पूरे भारत में और जगह क्यों नहीं हुआ? सिर्फ हरियाणा में ही क्यों हुआ? तो 720 नंबर लाना इतना मुश्किल थोड़ी है। एनटीए ने तो पहले ही क्लेरिफाई कर दिया है कि ग्रेस मार्क्स दिया है उन्होंने। 720 आप बोल रहे हैं कि 720 मार्क्स लाना इतना आसान उन थोड़ी है। बच्चों के लिए तो मुश्किल नहीं है जिन्होंने तैयारी मार्क्स हैं, फुल मार्क्स हैं। फुल मार्क्स लाना किसी भी तरह के एग्जाम में टफ होता है और यहाँ पर 67 स्टूडेंट्स के फुल मार्क्स आए हैं। एक तो इसके ऊपर क्वेश्चन है और एक ही सेंटर से जो 720 नंबर आए हैं इसके ऊपर भी क्वेश्चन है। मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि 700 पढ़ने वाला स्टूडेंट है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, 15-15 घंटे 18-18 घंटे बच्चे पढ़ते हैं तो भी इतने मार्क्स नहीं आ पाते। ग्रेस मार्क्स की बात करी है एनडीए ने, जब उन पे सवाल उठाए गए तो एनडीए ने कहा है कि ये ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं बच्चों को। ग्रेस मार्क्स इस बात पे था। एक और इसके साथ, इस स्कैम के साथ एक और चीज जुड़ी हुई है जो आप ग्रेस मार्क्स वाली बात बोल रहे हैं ना, कि इस एग्जाम में क्या होता है कि पॉजिटिव मतलब अगर सही करेक्ट आंसर आपने किया तो 4 पॉजिटिव मार्क्स मिलते हैं, अगर गलत किया तो 1 नेगेटिव मिलता है। तो इस स्कोरिंग पैटर्न के हिसाब से किसी को 718 नंबर नहीं मिल सकता और एनटीए ने एक रिजल्ट में 718 नंबर भी दिया हुआ है। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो एनटीए ने चलो क्लेरिफिकेशन दिया कि ग्रेस मार्क्स दे करके इस तरह से उनका बन गया होगा। और 720 में भी ग्रेस का ही, मतलब अगर एनटीए से जो क्लेरिफिकेशन ली है तो 720 में भी वो ग्रेस मार्क्स ही बोल रहे हैं और इसमें भी ग्रेस मार्क्स ही बोल रहे हैं। तो अब इस पर हमारा क्या स्टैंड हो सकता है हमें खुद क्लियर नहीं है कि जब ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं और उसके पीछे रीजन बता रहे हैं कि उस सेंटर पे डिले हो गया था एग्जाम, तो ये एज अ टीचर मुझे अपने स्टूडेंट्स के लिए दुख होगा। और जो स्टूडेंट है आप उनसे जरा सवाल कीजिए जो 1-2 नंबर से रहेंगे, जो 10 नंबर से रहेंगे। आप ग्रेस मार्क्स में 15 मिनट की डिले में आप 60-60 70-70 मार्क्स दे दोगे। मतलब अगर देना भी पड़ गया तो इस तरह से ग्रेस मार्क्स दिया गया, मतलब ये रीजन बताया जा रहा है कि उस जगह पे डिले हुआ। अब यहाँ पर इनजस्टिस ये है कि उस जगह पे जो डिले हुआ और उसकी वजह से आपने ग्रेस मार्क्स दिया और कोई टॉपर बन गया, टॉपर बनने से उसको एम्स मिल जाएगा, कोई बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा। और वो जहाँ पर डिले नहीं हुआ, जहाँ पर प्रॉपर तरह से एग्जाम हुआ, उस जगह पे अगर मान लो स्टूडेंट्स के अगर उस कट ऑफ तक अगर नहीं पहुंच रहा है कि एम्स मिले, तो उसकी क्या गलती है? तो डिले होना भी तो एनटीए की गलती में ही शामिल है ना। कि आप ये तो नहीं बोल सकते ना कि डिले हो गया इसलिए हमने ग्रेस मार्क दे करके जस्टिस कर दिया। एक्चुअली में वहां पर न्याय करके दूसरी जगह तो आपने पूरे देश में अन्याय फैला दिया इतने सारे स्टूडेंट्स के साथ। बल्कि अब तो ऐसा हो गया है कि 67 स्टूडेंट्स के 720 मार्क्स हैं, कुछ 46 के आसपास सीट्स हैं एम्स में, तो वहां पर और जिनके फुल मार्क्स आए हैं उनको भी एम्स नहीं मिलेगा। तो अब वो क्या करें? मतलब वो उनका स्टैंड क्या होना चाहिए? वो किस तरह का स्टैंड लेकर के रहेंगे कि हमें क्यों नहीं मिला वहां पर, जबकि एनटीए कह रही है कि हमने ग्रेस मार्क्स दिया है। तो सरासर डायरेक्टली यही रिलेट हो रहा है ना यहाँ पर कि उन्होंने ग्रेस मार्क्स देकर के भी एक तो गलती ये हुई कि उन्होंने बोला कि डिले हुआ। डिले क्यों हुआ? और डिले को भरपाई करने के लिए आपने ग्रेस मार्क्स दिया, वो भी अन्याय हो गया दूसरे स्टूडेंट्स के साथ। तो दोनों तरफ से तो एनटीए की गलती हो रही है ना। अब डिले करवाना भी, डिले ना प्रॉपरली एग्जाम कंडक्ट कराना भी एनटीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर डिले हो रहा है तो उसका इनजस्टिस तो दूसरे स्टूडेंट्स को मिल गया, लेकिन जो डिले हो रहा है क्या उस सेंटर पे और जो स्टूडेंट्स थे क्या उनका माइंडसेट नहीं बदला होगा?
तो आपको क्या लगता है, जो एक सवाल ये उठ रहा है कि पेपर लीक हुआ है, कुछ लोग कह रहे पेपर लीक हुआ है, कुछ लोग कह रहे कोचिंग सेंटर्स ने अपने कुछ स्टूडेंट्स को पहले से ही जो पेपर था उसके बारे में बता दिया, तब जाके जो बच्चे हैं उन्हें AIR रैंक 1 प्राप्त हुई है। अब कोचिंग सेंटर्स का तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक रिपोर्ट थी बिहार में कि किसी सेंटर से मतलब किसी सेंटर पे पेपर लीक का कोई मामला था और कोई FIR दर्ज भी कराया गया था। तो उस पे एक न्यूज़ देख रहा था मैं, वहाँ पर कुछ रीड कर रहा था, तो वहाँ से मुझे पता लगा कि वो जो FIR दर्ज था उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चालू हो गई है। तो पेपर लीक भी हो सकता है, मतलब ये तो हम सोच ही रहे हैं। मतलब मेरा तो स्टैंड ये है कि अगर ये सब हुआ है तो स्टूडेंट के साथ तो अन्याय हुआ है, तो बस आवाज़ अन्याय के खिलाफ है। क्या हुआ है, कैसे हुआ है, वो NTA जाने, वो सिस्टम जाने। लीक हुआ है तो लीक भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों से तो ऐसा पता लग रहा है कि एक ही सीरीज़ के 8 स्टूडेंट एक ही सेंटर पे मिलना, ऐसा लग रहा है कि इनको कोई कुछ किसी न किसी तरह का फेवर हुआ है। एक और बात थी जो अभी मुझे एक टाइम्स ऑफ इंडिया टाइम्स की एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ रहा था, तो वहाँ से मुझे पता लगा कि एग्ज़ाम होने से 24 दिन पहले तक उनका जो पोर्टल था, NTA का जो पोर्टल था इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो ओपन था। तो अब क्वेश्चन मार्क ये भी है कि इतने एग्ज़ाम के इतने क्लोज होते हुए भी वो पोर्टल ओपन क्यों था? तो जो आप बता रहे हैं कि एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 24 दिन पहले तक, एग्जाम के 24 दिन पहले तक एडिटिंग पोर्टल जो था नीट का वो ओपन है। आपके अकॉर्डिंग चाहे वो कितने दिन पहले तक खुला रहता है पोर्टल? देखिए, रूल के अकॉर्डिंग तो वो 30-35 दिन पहले बंद हो जाना चाहिए, और अगर वो 24 दिन पहले तक अगर एग्ज़ाम डेट के 24 दिन पहले तक अगर वो खुला हुआ है, तो क्वेश्चन मार्क फिर यहाँ पर है, क्यों खुला हुआ है? किसको फेवर करने के लिए वो खुला हुआ है? मतलब लास्ट समय तक किसको मौका दे रहे हैं वो? क्या वो वही स्टूडेंट्स हैं जिनका सीरियल नंबर सेम सा है? जो 8 स्टूडेंट्स हरियाणा में मिले हैं, जिनकी एक 720 आई है, क्या वही स्टूडेंट्स हैं? कौन है वो जिसको फेवर करना चाह रहे हैं? मतलब NTA को चाहिए कि जितने भी ये ऑब्जेक्शन उठ रहा है, उनका सारा, अगर एग्ज़ाम में डिले हुआ है, तो डिले का जो ग्रेस मार्क्स देने का जो पैटर्न, जो फॉर्मूला उन्होंने अप्लाई किया, अब इस पे तो इन्वेस्टिगेशन ही हो सकता है कि डिले हुआ भी है कि नहीं। तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, जो भी अपना सिस्टम है वो काम करेगी, लेकिन हम यहाँ पर एटलीस्ट NTA से ये डिमांड करेंगे कि अपनी वेबसाइट पे वो रूटीन वर्क कि एग्ज़ाम पैटर्न, जब एग्ज़ाम कंडक्ट कराया तो किस डिले होने पर जो ग्रेस मार्क्स दिए गए वो कैसे दिए गए। अच्छा, मैं अब आपसे एक बात पूछना चाहूंगी, एक सवाल कि इस बार की रिजल्ट से इस बार की जो बच्चे हैं जिनको एडमिशन मिलेगा, क्या फर्क पड़ेगा पिछली बार के अकॉर्डिंग? बहुत, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि इसमें जो आप मुझे कुछ वो डेटा दिखा रहे थे, पिछले साल का रिजल्ट, इस साल का रिजल्ट का। कि पिछली बार, मैं आपको एक डेटा दिखाता हूँ कि पहला तो यही हो गया ना कि जिसके फुल मार्क्स आ रहे हैं उसको एम्स नहीं मिलेगा। मतलब कि सबकी चाह होती है कि हमें भारत के नंबर 1 मेडिकल कॉलेज में हम पढ़ें। अब वो कोई स्टूडेंट 720 नंबर ला रहा है, फुल मार्क्स ही तो ला सकता है, मैक्सिमम क्या ला सकता है? फुल मार्क्स ही ला सकता है, और फुल मार्क्स आने के बावजूद भी अगर उसको मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा तो यही बुरा हो गया। और इसके अलावा और हैं जिसके 650 नंबर, 600 के आसपास नंबर, 700 के नज़दीक नंबर है, उनकी रैंक में इतना उछाल आया है। मैं आपको एक डेटा दिखाता हूँ, ये हमारा, हाँ, ये हमारा रैंक है। यहाँ पर आप देख सकते हो 650 से 640 तक की इस बार रैंक कितनी जाएगी? 75,000, 65,000, 65,000। और हम इसके पिछले साल वाला अगर हम देखें, यहाँ पर 60, ये आप देखो 2023 ये 650 के आसपास का जो लाइन है, दिस वन, ये वाला, हाँ। अब यहाँ पर रैंक कितनी जा रही है? 4,000 के आसपास जा रही है। मतलब इस बार सेम रैंक जिसका आया है, जिसका 650 मार्क्स आया है, पिछली बार वो रैंक कर रहा है लगभग 4,000 के आसपास, और इस बार वो रैंक कर रहा है 65,000 के आसपास। पिछला ऑब्वियसली कट ऑफ देकर के तो तैयारी करता है, उसको लग रहा होगा कि मेरे इतने मार्क्स आ जाएंगे तो इतनी रैंक आ जाएगी, इतना रैंक आ जाएगा तो मुझे फलाना कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन अभी ढिंका कॉलेज भी नहीं मिल रहा उसको। मतलब कौन सा कॉलेज मिल रहा है उसको? 65 सरकारी तो गया, प्राइवेट में भी एडमिशन मुश्किल है। सीटें ही कितनी हैं टोटल? मैं एक और डेटा आपको दिखाता हूँ। मतलब ये कुछ चीजें तो डिक्लेयर्ड स्कैम हो जाती है और कुछ अनडिक्लेयर्ड स्कैम चलता है स्टूडेंट लाइफ में। आप देखो,
कि आखिर में ये सीटें हैं ही कितनी। ये देखिए कि अलग अलग स्टेट में कितने कितने कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेज। कुल मिलाकर के जैसे हम दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर 10 हैं और कुछ इंस्टीट्यूट से 11 हैं। इस तरह से अलग अलग स्टेट में कुल मिलाकर के ये डेटा बताता है कि पूरे इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज जो है, मेडिकल के जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो 76,948 और बच्चों ने, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया? इस बार 24 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया। तो अगर आधे, वैसे तो बच्चे सीरियस होते हैं, अगर आधे भी सीरियस होंगे, 10-12 लाख भी अगर सीरियस होंगे तो 1 लाख स्टूडेंट भी एडमिट नहीं कर पा रहे। मतलब ऑलरेडी इतना कंपटीशन है और बच्चे इस कंपटीशन को पॉजिटिवली करते हैं, मोटिवेट होते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि मुझे एक ही सीट तो चाहिए और उस एक सीट की तैयारी के लिए 10-10 घंटे, 20-20 घंटे अपने पूरा साल ड्रॉप करके लाइब्रेरी में बैठ करके बहुत कड़ी मेहनत करते हैं। जो कोचिंग में पढ़ाते हैं वो तो मेहनत करते हैं, उनको तो चलो हटा दो, मुझे भी हटा दो, मुझे मतलब इनकी क्रेडिट हटा दो। बच्चे की जो अपनी मेहनत होती है उससे रिजल्ट आता है। और अगर किसी के 650 नंबर आए हैं, 700 नंबर आए हैं, तो सच में बहुत बच्चा जो है बहुत ही मेहनती है। कोचिंग ने क्या कराया, किसी टीचर ने क्या कराया, वो तो बात की बात है, बच्चा बहुत मेहनती है। और उसको जब इस तरह का रिजल्ट मिलेगा तो वो क्या सोचेगा? मतलब ऑलरेडी उसको पता है कि इतना कंपटीशन है और इस तरह का जब स्कैम हो जाएगा तो कहीं का नहीं रहेगा। आप उसके माइंडसेट को नहीं समझ सकते। एक कंपटीशन देने वाला बच्चा जो इतनी अपनी यंग, अपनी टीनेज लाइफ को सेक्रीफाइस करते हुए इतनी जब मेहनत करता है और इस तरह का जब स्कैम होगा, स्कैम में क्या इल्यूजन है कि कुछ पता ही नहीं लग रहा है कि क्या हुआ है। चीजें अगर उनकी वेबसाइट पे अगर क्लियर हो तब तो जस्टिफाइड भी फील करें कि अब देरी हो गई तो हम क्या करें, कुछ एक अपनी एक थ्योरी बना करके जस्टिफाइड भी फील कर सकते हैं, बट ऐसा भी नहीं है। अब देखो यहाँ पर 1 लाख स्टूडेंट भी, 1 लाख सीट भी नहीं है कि एक उस 12-15 लाख में से 1 लाख को भी सीट मिले। प्राइवेट में है सीटें 62,000 के आसपास सीटें हैं, 62,680 सीटें हैं प्राइवेट कॉलेजेस के, लेकिन इनकी फीस कितनी है? फीस जो है 20-20 लाख रुपए, 50-50 लाख रुपए मेडिकल की फीसें जाती हैं। तो इसमें कौन जाएगा? इसमें तो अमीर ही जाएंगे ना, जो काफी रिच हैं वही जाएंगे। एकेडमिक लाइफ क्या बताती है कि एक एकेडमी की है जो सबसे सस्ता जुगाड़ है अपनी फैमिली की इकोनॉमी को ठीक करने के लिए, अपने आप को सोशल लेवल पे अपलिफ्ट करने के लिए। तो जब बच्चा मेहनत करता है इतनी 15-15 घंटे, 16-16 घंटे पूरा दिन रात जब मेहनत करता है और उस तरह से स्कैम मिलेगा, तो रिच एंड पुअर के बीच का जो गैप है वो क्या होगा? वो तो और बढ़ता ही जाएगा ना। स्कैम हुआ, किसी के मार्क्स कम आए तो वो प्राइवेट कॉलेज में चला जाएगा। मतलब यहाँ पर भी ज्यादा एडमिशन नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें कि चलो प्राइवेट में जा रहा है तो कितने ही जा रहे हैं, उसमें भी तो 62,000 ही जा रहे हैं ना। और उसमें जा कौन रहा है? सिर्फ अमीर जाएंगे। 20 लाख रुपए कौन अफोर्ड करेगा? सिर्फ अमीर ही अफोर्ड करेंगे। अभी देख लो रैंक 1 किसका आया है। अभी जो रैंक 1 है, जो फिजिक्स वाला जो एक चल रहा था उनका, तो वो स्टूडेंट कैसा है? वो एक गांव का कह रहा है, झोपड़पट्टी में रहता था, बैठ करके सिर्फ ऑनलाइन अपना पढ़ता था। कितना मेहनती था वो, और कैसी जगह से वो आया है आप ये देखो। यानी कि ये इस कैटेगरी के जो स्टूडेंट होते हैं वो काफी मेहनती होते हैं और सोशली शायद वो पुअर भी होते हैं। मतलब पुअर इन द सेंस कि वो उतने ज्यादा रिच नहीं होते कि वो प्राइवेट को अफोर्ड कर सके। और जब इस तरह की एक कंस्पिरेसी के जब शिकार हो जाएंगे तो फिर वो कहीं के नहीं रहेंगे। मतलब आप मानते हैं कि कॉन्स्पिरेसी है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। आप अपने स्टूडेंट्स को, चाहे जो बच्चे कोटा में जो बच्चे जाते हैं नीट, जेई जैसे बड़े बड़े एग्जाम्स की तैयारी करने, उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे इस प्रकार की घटनाओं के बाद कि उनका भविष्य अंधकार में जा रहा है या फिर नहीं जा रहा? सबसे पहले यहाँ पर ना हम लोगों को इस पे एक्चुअली में ना टीचर का स्टैंड होना चाहिए। जो मतलब ये तो थोड़ा स्कैम से अलग हो जाता है ये बात कि ठीक है, दुख की तो बात हो गई कि इस तरह से इल्यूजन अगर क्रिएट हुआ तो अब इस पे तो कुछ किया नहीं जा सकता। सिस्टम क्या करेगी? कहीं पर अगर लीक की खबर है तो वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन लगा देगी। कोई सीबीआई वगैरह इंक्वायरी वगैरह लगाने की कोई बात कर रहे थे, वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन लगा देगी। जहाँ पर डिले की बात है वहाँ पर कुछ इन्वेस्टिगेशन लगा देगी। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट को क्या मिल रहा है? स्टूडेंट को ये थोड़ी चाहिए, स्टूडेंट को तो एडमिशन चाहिए था। तो एज अ टीचर, मतलब आप जो पूछ रहे हैं कि उनको मैं क्या बोलना चाहूँगा, स्टूडेंट ग्रुप को मैं क्या बोलना चाहूँगा, तो एज अ टीचर हमारा ये कर्तव्य बनता है, ड्यूटी बनता है कि स्टूडेंट का जो दिमाग है ना वो नैरो माइंडेड ना हो। मतलब कि अगर किसी एक चीज में सफलता नहीं मिलती है तो ऐसा नहीं है कि लाइफ ही खत्म हो गई। और पढ़ाते वक्त जब टीचर जब कोई सब्जेक्ट को डील कर रहे होते हैं तो उनको थोड़ा एक्सप्लोर कराना चाहिए। उनका दिमाग एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं कराना चाहिए लगातार 10 महीने तक
12 महीने तक लगातार एक ही डायरेक्शन में जब उसको प्रिपेयर कराते हैं तो वो स्टूडेंट किसी और चीज़ को एक्सप्लोर नहीं कर पाता। अब ये कोई लक्ष्य से भटकने वाली बात नहीं है, ये जो अनफोर्सीन घटनाएं जो घट जाती हैं, जिसके बारे में आपदाएं जो घट जाती हैं, जिस पे उसका कंट्रोल ही नहीं है, ये तो लाइफ में आगे भी चल सकती है ना। ये तो एक एकेडमिक लाइफ है, तो और जब जीवन और आगे बढ़ेगा तो और ऐसी अनफोर्सीन घटनाएं घटेंगी। तो एज अ टीचर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम स्टूडेंट को टाइम टू टाइम इस तरह से अनफोर्सीन रीजंस के लिए, अनफोर्सीन घटनाओं के लिए हम उनको तैयार करवाएं। मतलब इस तरह से प्रिपेयर न कराएं कि जाएगा ना एक्सीडेंट हो जाएगा, इस तरह की प्रिपरेशन नहीं। आप अगर उनको मल्टी डायमेंशनल बनाएंगे, ठीक है, वो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं या इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन साथ में उनका कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर भी हो सकता है। जब इस तरह की घटना हो गई, अब मान लो मतलब ये चलो ये तो स्कैम चल रहा है, जो भी इसका रिजल्ट निकलेगा, ऐसा भी तो हो सकता है कि स्टूडेंट जा रहा था और रास्ते में कहीं फंस गया, गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, बगल आपका नहीं, मतलब स्टूडेंट का नहीं, किसी दूसरे का गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, अब वो सेंटर पर लेट से पहुंचा, 1 घंटा देरी हो गया, अब वो क्या करेगा? तो ये भी तो एक आपदा ही है। तो स्टूडेंट के लिए एज अ टीचर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस तरह की आपदाएं अगर हो तो उनको कैसे डील करना है। तो कैसे डील करना चाहिए उसका एक ही तरीका होता है कि जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो स्टूडेंट को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि आग लगा देंगे, धरती फाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। एक मोटिवेट करने के लिए इस तरह से जो यूट्यूब ट्रेंड पे जो चलता है ना, इस तरह से बातें नहीं करनी चाहिए। आप उनको पॉसिबिलिटीज और पॉसिबिलिटीज की बात करनी चाहिए। आप स्टूडेंट को थोड़ा सा लिटरेचर का रास्ता भी दिखा सकते हैं, एक एज अ हॉबी। आप उसको गेम्स, फिजिकल गेम्स का भी रास्ता दिखा सकते हैं, ताकि उसका दिमाग जो है वो मैच्योर बने। जब इस तरह की घटनाएं घटे तो उसको उतना ज़्यादा भी सीरियस ना, जीत गए तो बढ़िया, हार गए तो कोई बात नहीं, हार का कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। जीत गए तो सेलिब्रेट कर लो, और हार का कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा ही होना चाहिए। चलिए, ये हमारे साथ थे एक शिक्षक हैं, कई बच्चों ने नीट की तैयारी की है यहीं से, जिन्होंने अभी परीक्षा भी दी है, परीक्षाओं के परिणाम अभी 4 जून को ही आए हैं, और इन सब को लेकर नीट का ये जो एक बड़ा स्कैम जिसे कहा जा रहा है, आपने सर की राय सुनी है। आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूले। मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे, कैमरामैन कुणाल के साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।